आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे जीव विज्ञान कक्षा 11। चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। तो इस चैप्टर के अंतर्गत ये यूनिट 3 है, कोशिका संरचना एवं कार्य। तो पहले हम कोशिका यानी सेल के बारे में संरचना और कार्य समझेंगे कि सेल का संरचना कैसी है और उसके कार्य कैसे। तो सबसे पहले कोशिका शब्दाई है जिसको अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। तो सेल होता क्या है इसके बारे में थोड़ा पहले मोटी मोटी भाषा में समझ लेते हैं। तो देखिए, सेल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन वो घर बना किस चीज़ से होता है? तो छोटी छोटी ईंटें रख करके। तो ईंट तो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो ईंट जब मिल जाती है बहुत सारी तो घर का जो स्वरूप है बहुत बड़ा होता है। तो उसी प्रकार से हमारा ये शरीर है। तो हमारे शरीर में छोटी छोटी सेल हैं, छोटी छोटी वो सेल मिल करके इतना बड़ा शरीर बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है। तो अब देखिए, पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि जीव विज्ञान जीवित जीवों का अध्ययन है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो जीवित जीव हैं उनकी स्टडी करते हैं। उनके स्वरूप एवं आकृति का विस्तृत विवरण ही सहज उनकी विविधता को प्रस्तुत करता है। तो सारे जीवों की आकृति, स्वरूप, इन सब का विस्तृत विवरण इस बात को बताता है कि सारे जीव अलग अलग प्रकार के हैं, यानी विविधता है उनमें। कोशिका सिद्धांत या परिकल्पना इस विविध स्वरूपों में निहित एकत्व को इंगित करता है, अर्थात जीवन के सभी स्वरूप में कोशिका संगठन बताता है। तो इस चैप्टर में हमें देखेंगे कि जितने भी मनुष्य हैं उनका रंग, रूप, स्वरूप सब अलग है, लेकिन फिर भी जो कोशिका है वो सब में एक ही है, यानी सब में कोशिका है। तो विविधता में एक स्वरूप की बात हो रही है। कह रहा है, इस खंड में दिए गए अध्यायों के अंतर्गत कोशिका संरचना तथा विखंडन द्वारा कोशिका वृद्धि का एक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उसका विखंडन यानी डिवीजन होता है और सेल कैसे ग्रोथ करती है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है, इसके साथ ही कोशिका सिद्धांत जीवन प्रत्याभासों अर्थात शरीर वैज्ञानिक व व्यवहारिक प्रकरणों के रहस्य का बोध भी पैदा करती है। तो हम सेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे, तो जीवन प्रत्याभासों यानी जीवन का जो हमें आभास हो रहा है, अर्थात शरीर वैज्ञानिक व व्यवहारिक प्रकरणों के रहस्य का बोध भी पैदा करती है। तो जो सेल होती है हमारी, वो शारीर वैज्ञानिक यानी जो हमारी मॉर्फोलॉजी है, कैसे स्ट्रक्चर या ढांचा खड़ा हुआ है, वह व्यवहारिक प्रक्रमों के रहस्य का बोध भी पैदा करती है। यह रहस्य जीवित प्रतिभासों के कोशिका संगठन की अक्षतता यानी अखंडता की आवश्यकता थी, जिसे प्रदर्शित या अवलोकित किया गया। शरीर विज्ञान एवं व्यवहारिक प्रक्रमों को समझने एवं अध्ययन करने के लिए कोई भी व्यक्ति को भौतिक रासायनिक उपागम अपनाना है तथा प्रशिक्षण हेतु कोशिका मुक्त प्रणाली इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर विज्ञान, अगर इसका हमें व्यवहारिक प्रक्रमों को समझना है तो हमें, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये भौतिक प्रक्रम हो गया। और शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाएं, जैसे भोजन का पचना, ये सब रासायनिक उपागम हो गए। तो भौतिक और रासायनिक दोनों का हमें ज्ञान होगा, यानी कहने का मतलब परिरक्षण है तो कोशिका मुक्त प्रणाली इस्तेमाल करना होगा।
यानी कोशिका के अलावा भी हमें और सब जानकारी होना चाहिए। यह उपागम हमें आणविक भाषा में विभिन्न प्रक्रमों को वर्णित करने के योग्य बनाता है। तो अगर हम भौतिक रासायनिक दोनों पढ़ेंगे, जैसे अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल है उनकी संरचना, उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या काम है, इन सब के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। यह उपागम जीवित ऊतकों में तत्वों एवं यौगिकों के विश्लेषण द्वारा स्थापित होता है। तो जो जीवित ऊतक होते हैं उसमें तत्व कौन से हैं, यौगिक कौन से, उनके विश्लेषण द्वारा यह उपागम स्थापित होता है। इससे हमें पता लग पाएगा कि एक जीवित जैविक में किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक उपस्थित है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिक और रासायनिक उपागम जो है उसके अपनाने का मूलभूत कारण सिर्फ ये है कि जो टिश्यू है हमारे शरीर में, तो उसमें कौन से तत्व और यौगिक हैं जिन्होंने इस पूरे जीव को स्थापित किया है या जीवित ऊतकों को स्थापित किया है। कह रहा है इससे हमें पता लग पाएगा कि एक जीवित जैविक में किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक उपस्थित है। ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जीवित जैविक में उपस्थित है यानी जीव में पाए जाते हैं। अगले चरण में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका के अंदर ये यौगिक क्या कर रहे हैं, यानी इनका क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, और किस प्रकार से यह संपूर्ण शरीर विज्ञान प्रक्रम जैसा कि पाचन यानी डाइजेशन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, स्मरण यानी मेमोरी, सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, पहचानना आदि करते हैं। दूसरे शब्दों में हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, समस्त शरीर वैज्ञानिक प्रक्रमों का अणु आधार क्या है। यह किसी बीमारी के दौरान प्रकट असामान्य प्रक्रमों को भी स्पष्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे शरीर में जो तत्व हैं या यौगिक हैं उनका क्या काम है, पाचन में उत्सर्जन, स्मरण, सुरक्षा, पहचान, ये सब। जीवित यौगिकों के इस भौतिक रसायन उपागम को समझने एवं अध्ययन की प्रक्रिया न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहलाती है। तो जो इन सब चीज़ों को समझने, तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो जीवित जैविकों के इस भौतिक रसायन उपागम को समझने एवं अध्ययन की प्रक्रिया न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहलाती है। इसको थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश में भी समझेंगे। तो देखिए कह रहा है कि द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जैविक जिसको हिंदी में कह रहा है, इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। आगे देखिए कह रहा है, यहाँ पर जीव विज्ञान को समझने के लिए भौतिक एवं रसायन शास्त्र की तकनीकों एवं संकल्पना का उपयोग किया जाता है। इस खंड के अध्याय 9 में जैव अणु का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है। आगे हम जैव अणु यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे, जिसमें और विस्तार से इन बातों के बारे में चर्चा होगी। अब देखिए कि वैज्ञानिक हैं GN रामचंद्रन, तो इनके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। तो देखिए कह रहा है कि GN रामचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे तथा मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक थे। सन 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलाजन के तिहरी कुंडलित संरचना की खोज तथा रामचंद्रन प्लांट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक के विश्लेषीकरण से संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई। तो कुल मिलाकर के रामचंद्रन जो हैं प्रोटीन संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में
और दूसरा फार्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, ये एक स्कूल था, उसको जो है इन्होंने स्थापना की। और जो तिहरी कुंडली संरचना है, यानी 3 कुंडलियां हैं जिसमें कोलेजन फाइबर में, उसकी संरचना की खोज इन्होंने की। आपका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कोचीन के निकट एक गांव में हुआ था। आपके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामचंद्रन की गणित के प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। आपके अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में बीएससी और ऑनर्स की सर्वोच्च स्थान प्राप्त की। जब आप 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे तब आपकी मुलाकात लाइनस पाउलिंग से हुई तथा ये उनके एल्फा हेलिक्स तथा बीटा शीट संरचना के मॉडल पर प्रकाशित कार्य से बहुत प्रभावित थे, जिससे आप कोलेजन की संरचना को हल करने की ओर अपना ध्यान खींचा था। आप 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हुए। तो 2 बातें हैं इसमें मेन, एक तो है प्रोटीन संरचना, दूसरा है कोलेजन के तिहरी कुंडली संरचना की खोज की। ये इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं जीएन रामचंद्रन जी के। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 8, जहाँ से हम लोगों को का चैप्टर शुरू होता है। अब यहाँ से मेन पढ़ाई हमारी शुरू होगी। तो अध्याय 8 है कोशिका जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए कह रहा है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थित है। यानी जीव कोशिका जिसमें पाई जाए वो जीवित है और जिसमें न पाई जाए वो निर्जीव है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। 2 ही प्रकार के जीव होते हैं। जाहिर सी बात, जिनमें एक कोशिका होगी तो एक कोशिकीय, जिनमें बहुत कोशिकाएं हैं वो बहुकोशिकीय होंगे। अब देखिए सबसे पहला मूल प्रश्न आ गया हमारा कि कोशिका है क्या। व्हाट इज द सेल। कोशिका क्या है इस बारे में हमें बताना। व्हाट इज ए सेल, कोशिका क्या है। तो देखिए कोशिकीय जीवधारी फर्स्ट स्वतंत्र अस्तित्व यापन और दूसरा जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो कोशिका के बारे में 2 बात बताया कि जो कोशिकीय जीवधारी हैं यानी जिनमें कोशिका है उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और दूसरा क्या है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं।
कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता, यानी बिना कोशिका के कोई जीव नहीं संभव है। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही आधारभूत से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका ही हमारी आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एंटोनी वान लीeuwenhoek एक साइंटिस्ट है, ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। तो जो एंटोनी वान लीeuwenhoek साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पहली बार सेल को देखा था और सबसे पहले इन्होंने ही वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फ्रेजेक व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। तो बाद में सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, उसमें सुधार हुआ, उसके बाद फ्रेजेक व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। तो बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आ गई, तो कोशिका की हम लोग विस्तृत संरचना समझ पाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। तो कुल मिला के हमें दो बातें ध्यान देना है कि लीeuwenhoek ने सबसे पहली बार कोशिका को देखा था और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। तो यहाँ पर 2 ही 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है कि कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। लीeuwenhoek पहली बार कोशिका की खोज, कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक की खोज की। इस पेज में बस यही 2 बातें हमारी हैं जो नीट में पूछी जाएंगी। अब अगला आ जाता है कोशिका सिद्धांत, यानी सेल थियरी। तो सेल थियरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो मैथियस लाइडेन ने जब स्टडी की पौधों में, तो पाया कि सारे पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सबसे छोटी इकाई सेल है। अब बहुत सारी जब सेल मिल जाती हैं और एक तरह के काम करने लगती हैं, तो हमारा क्या बनता है? ऊतक, यानी टिश्यू बन जाता है। और बहुत सारे ऊतक मिल करके जब एक तरह का काम करने लगते हैं, तो हमारा टिश्यू सिस्टम बन जाता है। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन कह सकते हैं, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं, अपना शरीर कहते हैं। तो ये प्रक्रिया इसमें चलती है। तो वही कह रहे हैं कि जो मैथियस लाइडेन नामक वैज्ञानिक हैं, तो पौधे में ऊतकों का निर्माण करते हैं, बात इन्होंने बताया। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद, ध्यान दीजिए, जो स्लाइडेन थे, इन्होंने पौधों में अध्ययन किया
और जो स्वान थे, इन्होंने जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से इस बात को समझना है कि मैथियस लाइडेन ने पौधों का अध्ययन किया, तब उन्होंने पाया कि जो पौधे हैं उनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के पौधों में ऊतक का निर्माण होता है। जबकि जो थियोडोर स्वान थे, उन्होंने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और उसमें जीव द्रव्य झिल्ली बताई कि बाहर पतली परत होती है जो जीव द्रव्य झिल्ली है। और बाद में स्वान ने ही फिर पौधों में अध्ययन किया, पादप ऊतकों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि पौधों में भी कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जाती, भित्ति पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए, झिल्ली और भित्ति में अंतर। भित्ति मतलब दीवार और झिल्ली का मतलब एक परत बहुत पतली हो। तो उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। तो उन्होंने बताया कि प्राणी और वनस्पति जो बने हुए हैं, तो इनका शरीर कोशिकाओं से और कोशिका के अंदर से जो उत्पन्न उत्पाद हैं उनके उत्पाद से मिलकर बना है। इनको यही लगा कि कोशिका ने ही उत्पाद के रूप में बाहर भित्ति बनाई है, ऐसा महसूस किया। अब देखिए, आगे कह रहे हैं कि स्लाइडन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्लाइडन और स्वान ने मिल करके सेल थियरी यानी कोशिका सिद्धांत दिया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट नीट में पूछ सकता है कि जो सेल थियरी है जिसे स्लाइडन और स्वान ने दिया था, तो ये नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में बता पाती है कि नहीं। तो यह सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। पहली बार रडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो ध्यान दीजिए, रॉबर्ट बर्चाउ सबसे पहले बताए थे कि कोशिका विभाजित होती है, यानी सेल डिवीजन के बारे में रॉबर्ट बर्चाउ ने बताया था। और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन द्वारा। तो जो नई कोशिकाएं बनती हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो नई कोशिकाएं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। इसी को ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला बोलते हैं इंग्लिश में। इन्होंने स्लाइडन व स्वान की परिकल्पना को या कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो स्लाइडन और स्वान ने जो सेल थियरी दी थी उसको चेंज करके न्यू सेल थियरी इन्होंने दिया। तो नए न्यू सेल थियरी किसने दिया? रोडोल्फ वर्चाउ ने। और सेल थियरी किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। तो कोशिका सिद्धांत अगर वर्तमान में देखा जाए तो किन किन बिंदुओं पे काम करता है, तो वो ये है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। तो जितने भी जीव हैं वो सेल से बने हैं या सेल के उत्पाद से, सेल और सेल के उत्पाद दोनों से बने। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। तो नए कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत 2 पॉइंट निकल के आए कि सभी जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ये चीज़ निकल के आती है।
अब देखिए अगला पॉइंट हमारा आ जाता है कोशिका का समग्र अवलोकन। तो कोशिका का समग्र अवलोकन अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।